नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्रिप्टो करेंसी का हाल क्या है? जिसने क्रिप्टो में पैसा लगाया होगा इस वक्त उसकी हालत बहुत ख़राब है, या फिर कहें कि वो बेचारा बेच-बाच के भाग खड़ा हुआ होगा, क्योंकि जो क्रिप्टो अभी हाल में जो मेरे पास चार्ट है मैं आपको भी दिखा देता हूं। जो क्रिप्टो करीब $1,24,774 का एक उनका एक सिक्का, एक रुपया जो भी मान लें वो था, वो गिर के नवंबर 23 तक 86,000 हो गया। अब आप सोचिए कि कहाँ 1,23,000 और कहाँ 86,000। इतनी कोई मुद्रा गिरती है? भारत बुरी तरह गिर रहा है, भारत का रुपया तब भी कितना गिरा? 5%। तो ये जो हालत है ये क्यों है और क्यों लोगों का पैसा डूब गया क्रिप्टो में, इतना सारा पैसा? आपने देखा होगा कि अक्सर लोग, और इतने से ही शुरू हुआ था, ये मार्च में करीब 80-85 के आसपास ही था, तो इतना उतार चढ़ाव तो ये क्यों हो रहा है? क्या वजह है और कैसे एक पूरी दुनिया में एक सनसनीखेज मुद्रा, हर आदमी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान रहा है, बात कर रहा है, हालांकि भारत में उस पर भारी भरकम टैक्स लगा हुआ है और इसलिए उसकी बात कम हो रही है। पहले हम ये समझ लें क्रिप्टो की विशेषता क्या है। देखिए, क्रिप्टो एक हवा में पैसा है, समझ लीजिए। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक टोकन है, वो बनाया जाता है कंप्यूटर के अंदर ही, आप भी मिंटिंग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, और उसको फिर बेचा जाता है। तो ये इस मुद्रा की सबसे बड़ी खास बात ये है कि हाईली डेमोक्रेटिक मुद्रा है, मतलब जनता ही इसको बनाती है, जनता ही बेचती है, जनता ही खरीदती है। कोई नहीं जान सकता कि ये पैसा किस आदमी का कहाँ तक गया। ये ब्लॉकचेन में होता है, ब्लॉकचेन पहले समझा चुका हूँ। सब कुछ गुप्त है और किसी भी प्रकार के, इसी वजह से किसी भी सरकार के दुनिया के कंट्रोल में नहीं है। तो अब जैसे डॉलर है तो वहाँ के फेड के कंट्रोल में है, रुपया है तो भारत के आरबीआई के कंट्रोल में है। ये कहता ना जी, हम बाजार के हिसाब से चलेंगे, जितनी डिमांड जितनी सप्लाई। तो उस चक्कर में ये ऊपर चला गया, लगातार नीचे ऊपर होता रहता है। पर ये नीचे क्यों आया, ये बड़ा सवाल है। ये सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि दुनिया के लोग पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। दरअसल सबसे पहला इसका कारण है फ्री का पैसा मिलना बंद हो गया लोगों को। बहुत सारे लोग इसमें फ्री का पैसा लगाते थे। फ्री का पैसा, हाँ जी। जापान नामक एक देश है भारत दुनिया में, वहाँ मैंने आपको बताया था कि करीब 0% ब्याज पे पैसा बैंक देने को तैयार है। तो पूरी दुनिया में लोग वहाँ से पैसा निकाल के लेके जाते थे और अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते थे। कोई शेयर मार्केट में लगा देता था, कोई सोने में लगा देता था, क्योंकि फ्री में पैसा मिल रहा है और उसके कारण पूरी दुनिया में वो इन्वेस्टमेंट था। अब पिछले कुछ समय से क्या हुआ कि जापान में भी जो डिफ्लेशन में इकोनॉमी चल रही थी, यानी वहाँ पर महंगाई के वजह सस्ताई हो रही थी और सस्ताई होने के कारण ही ये हालत थी वहाँ की मुद्रा की। अब वहाँ थोड़ी थोड़ी महंगाई होनी शुरू हो गई है, यानी मुद्रास्फीति की दर कुछ सकारात्मक आने लग गई है। तो बैंकों की ब्याज दर 2% तक पहुँच गई है। अब 2% ब्याज होने का मतलब ये है कि अगर आपने पैसा वहाँ से उठा के क्रिप्टो जैसी जगह पे लगाया, एकदम बहुत तगड़ा जोखिम है। यहाँ बताया कि कहाँ 1.25 लाख के आसपास था, कहाँ 75,000 के आसपास आ गया और लोग कह रहे हैं 50,000 चला जाएगा कहीं, ये ऐसे ही हाल रहा। तो ऐसे खतरनाक जगह पे पैसा अगर लगा रहे हो तो मुफ्त का पैसा तो लगा सकते हो, महंगा उठा के तो नहीं लगा सकते हो। तो वहाँ से पैसा मिलना, अब लोगों को लगा भैया पैसे लौटाओ क्योंकि ब्याज देना पड़ रहा है, तो यहाँ से लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया। अब इस दुनिया में होता क्या है, भेड़ चाल होती है। शेयर बाजार की दुनिया तो भेड़ चाल ही है। आपने देखा होगा लोग कैंडल चार्ट बना के रखे रहते हैं, बैठे रहते हैं। अच्छा, ये शेयर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो लगा दो पैसा, नीचे जा रहा नीचे, तो ये तो भेड़ चाल है ना। तो खैर ये ऐसी, इनकी दुनिया ऐसी चलती है। तो लोगों ने देखा कि अरे दाम नीचे आया, क्योंकि लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, अरे और गिरेगा, तो उन्होंने भी बेच दिया। बेचते 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 और बुरा हाल। अच्छा, हो ये रहा है कि पैसा जो है ना, क्रिप्टो में लगाने वाले लोग पैसा अब क्रिप्टो में इसलिए नहीं लगा रहे कि इससे कम जोखिम वाले माध्यम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। जैसे भारत में भी आप जानते हैं बैंकों का ब्याज बढ़ा तो बढ़ा ही हुआ है, अमेरिका में भी इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ से जापान से पैसा लेके आऊँगा, क्रिप्टो का जोखिम लेने से अच्छा है मैं अमेरिका में बॉन्ड खरीद लूँगा, वहाँ ब्याज पे लगा दूँगा, एफडी करवा देगा। अगर मान लीजिए जापान से कोई पैसा लेके आ जाए, अभी भी 2% है, और उसको भारत में एफडी करा दे तो क्या होगा सोचिए, 8% 7% पे। तो लोग क्या कह रहे हैं, क्रिप्टो में मत लगाओ। अभी सोना भी ऊपर गया, सोना में भी लोगों ने पैसा लगा दिया।
तो क्रिप्टो में एक तो क्रिप्टो से पैसा निकल के सब जगह लगना शुरू हो गया, ऊपर से क्रिप्टो जो है उसमें भगदड़ मच गई देखा देखी। तो इन सारी चीज़ों के कारण बड़ा बुरा हाल हो गया। और अमेरिका में जो ऊंची ब्याज दरें हैं उसमें वहाँ पर लोग बॉन्ड खरीदने लग गए, एफडी में पैसा लगाने लग गए। डॉलर जो है वो मजबूत होता चला गया बाकी करेंसी के मुकाबले। तो उस वजह से जो देश निवेश करने वाला उसको पहले पैसा निकालेगा, जापान का लेके आएगा, फिर उससे डॉलर खरीदेगा, तभी तो इन्वेस्ट करेगा। तो वो डॉलर महंगा आ गया तो ज़्यादा पैसे में डॉलर खरीदना पड़ रहा है, एक वो फैक्टर हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिला के ना इन्होंने गड़बड़ कर दिया कि क्या करे तो क्या करे आदमी। और ऐसे में एक लिक्विडेशन की चेन बनती है जिसको कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट, भेड़ चाल जिसको मैं कह रहा था। दाम थोड़ा गिरेगा, जिसकी पोजीशन होती है वो अपने आप बेच देता है, भैया दाम गिर गया। मार्केट में दो आदमी ने बेचा, बिकवाली बढ़ जाती है, दाम और गिरते हैं, और गिरते हैं तो और बेचने की नौबत आती है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें लगातार गड़बड़ होती जा रही हैं। तो कुल मिला के आपको सरल शब्दों में समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी का बैंड बज चुका है। अब लोग ये कह रहे हैं कि पैसा भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में भी कुछ पता नहीं, क्योंकि क्रिप्टो के जो ETF बन गए थे, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, उसके अंदर भी लोगों ने पैसा कम लगाया। अब पैसा कम लगाया तो इससे भी एक संदेश गया कि भैया क्रिप्टो में लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, सब बेचे तो बेचो, भागो 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 होने लगता है, ये नहीं देखते पीछे कुछ भी है भी कि नहीं। ये हुआ। अब कुल मिला के एक और कारण भी होता है, क्रिप्टो जब ऊपर जाता है तो एक स्टोरी आती है, एक कहानी आती है, एक किस्सा आता है। तो कोई बड़ा नैरेटिव नहीं था इस वक्त क्रिप्टो को लेके। जैसे 2017 में ICO का बूम था, 2021 में डेफाई एंड NFT का बूम था, बिटकॉइन ETF 2014 में आया, उसका बूम था। इस वजह से कोई नई चीज़ आती है जब, तो लोग उसके पीछे भागते हैं, तो वो भी नहीं है। और बाकी जो एशियाई देश हैं, आपको पता है कि इसके बहुत खिलाफ हैं। चीन तो मिंटिंग के भी खिलाफ है उसकी, वहाँ पे कॉइन बना भी नहीं सकते आप। भारत के अंदर आपको पता है टैक्स बहुत ज़्यादा है। कोरिया के लोग कर्जे में चल रहे हैं, इसलिए वो पैसा नहीं लगा सकते। चीन में अर्थव्यवस्था कमज़ोर चल रही है, जापान ब्याज बढ़ा रहा है। तो कुल मिला के हर तरफ से दे दनादन, सबसे पहले सबसे रिस्की वाली जगह जहाँ पर फ़ायदा भी बहुत होता है, नुकसान भी बहुत होता है, वहाँ से लोग निकल के भाग रहे हैं। और इस भगदड़ में ये हाल हुआ है। अब क्या होगा, भविष्य की बात, ये एकदम नीचे से पीक पे गया, पीक से फिर नीचे आया। अब कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, थोड़ा सा शांति से नीचे रहेगा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन जो भी है, अनेक लोगों को इसने बर्बाद कर दिया है। अब आने वाला समय क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि फिर आएगा, क्योंकि सट्टेबाजी की दुनिया है। और दुनिया में अब ये होने लग गया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे विश्व के लिए, कि अब लोग उत्पादन के संसाधनों में पैसा लगाने के बजाय, फैक्ट्री खोलने के बजाय, दूसरी चीज़ों के बजाय पैसा इन चीज़ों में लगा रहे हैं। अब चीन सोचिए, कम मार्जिन में भी ज़्यादा कमा ले रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग उत्पादन में पैसा लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं क्रिप्टो मत लगाओ, गोल्ड में मत लगाओ, फैक्ट्री में लगाओ। फैक्ट्री में लगाओगे, माल बनेगा, विदेश जाएगा, बाहर से पैसा आएगा, अपने देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इसीलिए चीन जो है वो बहुत कर रहा है तरक्की। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि अब आज की ही खबर है कि चीन के मारे सारी दुनिया वाले रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि चीन निकल गया है आगे। क्यों आगे निकल गया है? क्योंकि उसका ट्रेड सरप्लस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? रिकॉर्ड लेवल। दुनिया में आज तक कभी किसी का ट्रेड सरप्लस इतना नहीं बढ़ा जितना कि चीन का बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? $1 ट्रिलियन, यानी 1000 अरब डॉलर ट्रेड सरप्लस बढ़ा। अब ट्रेड सरप्लस क्या होता है? यानी चीन जो दुनिया को सामान भेज रहा है और जो सामान वो खुद दुनिया से मंगा रहा है, उसके बीच का अंतर है ये। यानी $3.4 ट्रिलियन का उसने एक्सपोर्ट किया और $2.3 ट्रिलियन का उसने इंपोर्ट किया। यानी 1.08 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा का उसने ये सरप्लस ले लिया। अब जो है ना, पूरी दुनिया इसको लेकर पगला रही है। अमेरिका जो है वो कह रहा है मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। वो पहले ही कह रहा था कि ये हमको ज़्यादा सामान भेजता है, हम इसको कम सामान भेजते हैं, तो हम टैक्स लगा देंगे तो इसका सामान कम आए। फ्रांस भी कह रहा है कि हम जो है इसको कंट्रोल करेंगे।
लेकिन यार एक बेसिक सी बात भैया, बुद्धि का जो है विकास मुझे लगता है नेताओं का सबसे कम होता है। आप मुझे ये बताओ कि पूरी दुनिया को वो सामान बेच रहा है चीन। अब वो पूरी दुनिया के देशों में मिला के जितना सामान बेच रहा है, जितने रुपए का, क्या इतना सामान अकेला चीन खपा सकता है, खपत कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है? एक आदमी का ढाबा है, होटल है, वो समझिए कि अपने पूरे इलाके के लोगों को रोटी बेच रहा है, तो क्या इतना सारा सामान वो खरीद लेगा अपने लिए? नहीं खरीद सकता। वो दुनिया की फैक्ट्री है, वो दुनिया को माल बेच रहा है, तो उसका ट्रेड सरप्लस तो होगा ही होगा। तो इसका तोड़ क्या टैरिफ है क्या? नहीं हो सकता, ये नकारात्मक तरीका है। फिर तोड़ क्या हो? तुम अपने देश को बेहतर बनाओ, अपने देश में उत्पादन करो। भाई चीन भी तो ऐसी अपने कोशिश करता है कि वो जो कुछ बनाए अपने देश में, जो जरूरत है उसका सामान खुद बनाए। वो तुम बनाते नहीं हो। तुमने भारत का हाल देख लो, जो बनता था वो भी बंद कर दिया इन्होंने, धीरे धीरे करके सब बाहर से मंगवाने लग गए। जो बन के बाहर जाता था वो भी अब कहना नहीं मेक इन इंडिया होगा, बाहर से आएगा, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे, बाहर भेजेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये दुनिया का या तो विलाप है या फिर अपने लोगों को बताना चाहती है। अब क्या बहाने क्या है? भाई चीन में लेबर सस्ती है, अब तो लेबर सस्ती नहीं, अब तो बहुत महंगी है। भारत जैसे देशों से कई गुना ज़्यादा रेट है, मैंने आपको वीडियो बना के भी बताया था। चीन में साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा सामान बना लेते हैं, तुम बना लो यार। चीन की सरकार सब्सिडी देती है, क्या बकवास है? तुमने खुद WTO एक बनाया हुआ है, उसके तहत आप सब्सिडी किसी को दे ही नहीं सकते एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। नहीं जी, वो मैन्युफैक्चरिंग में सब्सिडी देता है तो तुम दे दो। भाई अमेरिका से ज़्यादा पैसा थोड़ी है किसी के पास में, जितनी चाहे सब्सिडी दो। तो आखिर में तुमने अपने देश में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग का सत्यानाश कर दिया, तुम्हारे देश के पूंजीपति, तुम्हारे देश के उद्योगपति जब चीन से सस्ता माल मंगा मंगा के भर रहे थे तो तुम उनकी चमचाई में लगे हुए थे। पूरी सरकारें ये सब पूंजीपतियों की चमची हैं। मुझे तो लगता है बनाना रिपब्लिक एक नहीं हजारों हो गया। तो क्या हो रहा है? वहां से भैया माल आए जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का उद्योगपति जो है वो चाइना का माल ला रहा है, यहीं स्क्रू ड्राइवर लगा के बेच रहा है। क्या बड़ी बड़ी पंखे बनाने वाली कंपनियां पंखे नहीं बना सकती क्या? क्या भारत सरकार कह नहीं सकते कि आप अपने अंदर ही बनाओ? उद्योगपति नाराज हो जाएंगे। बिजली बन रही है, बिजली घर चीन का लेके आ रहा अडानी। तो ये कुल मिला के उद्योगपतियों के फेर में फंसे हुए हैं और जनता को उल्लू बनाने की सब बातें करते हैं। लेकिन निचोड़ की बात यह है कि दुनिया एक साफ साफ रास्ता दिखाई दे रहा है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप पैसा नहीं लगाओगे, अगर आप पैसे को ऐसा लगाते रहोगे, ETF में लगा दूं मैं, शेयर में लगा दूं, सोने में लगा दूं, बैंक भी पैसा उद्योगों को उधार देने के बजाय इसी सब में लगाने में लग जाएंगे, तो फिर यही बढ़ेगा। फिर आप ये रोते रहो कि भैया चीन का एक्सपोर्ट ये है वो है वो, उससे कुछ नहीं होता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।